एपिसोड 41। राम और प्रेम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ करण और पूजा, सिया और रेयांश ही थे। करण सिया से पूछता है अंडरस्को सिया, आपको पता है कि राम ने अपनी फैमिली को आप दोनों की शादी के बारे में नहीं बताया है। सिया कहती है अंडरस्को जीजू, हमें पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप उन्हें हमसे भी अच्छे से जानते हैं कि राम और उनकी फैमिली के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, और अगर अभी हमने कुछ भी कहा तो उसका उल्टा हमारे रिश्ते पर होगा। अभी तो राम ने हमें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए अभी उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस दिन उन्होंने हमें सब कुछ बताया तो हम उन्हें उनकी फैमिली के साथ एक करने की कोशिश जरूर करेंगे, पर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिया की बात सुनकर करण कहता है अंडरस्को सही कहा सिया आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसके बाद सिया और पूजा आपस में बातें करने लगती है। रेयांश वही बैठकर पढ़ रहा था। करण ने पूजा से कहा अंडरस्को पूजा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो पूजा ने भी सर हिला दिया। करना जैसे ही जाने लगा तो सिया कहती है अंडरस्को जीजू, हमें भी आपके साथ चलना है, क्योंकि आज राम का मूड जरूर ऑफ होगा। सुबह हमारी बहस हो गई थी तो मैं उनके लिए लंच ले जाना चाहती हूँ। सिया की बात सुनकर करण मुस्कुराते हुए सिया को हाँ बोल देता है। सिया जल्दी से जाकर राम और प्रेम के लिए लंच पैक करती है और बाहर आती है। उसके बाद करण और सिया राम के ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। रेयांश पूजा के साथ घर पर ही रुक जाता है क्योंकि सिया जल्दी ही वापस भी आ जाएगी, और रेयांश अभी राम के ऑफिस जाना भी नहीं चाहता था। आरआर इंडस्ट्री में राम और प्रेम अपने अपने केबिन में काम रहे थे। राम ने नैना को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद नैना राम के केबिन में आती है। अंडरस्को नैना नॉक करती है। अंडरस्को राम कम इन बोलता है। अंडरस्को नैना अंदर आकर राम से कहती है अंडरस्को जी बॉस आपने बुलाया था। राम नैना की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है अंडरस्को नैना ये फाइल लो और इसे कंप्लीट करके प्रेम को दे देना, क्योंकि आज उसे शाम की मीटिंग अटेंड करनी है तो वो अच्छे से संभाल पाए, और तुम भी उस मीटिंग में रहोगी क्योंकि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट में साथ काम रहे हो, और इसके डिजाइन्स जल्द से जल्द कंप्लीट करके मुझे दिखाओ। नैना राम की सारी बातें सुनकर कहती है अंडरस्को ऑफ बॉस, सब हो जाएगा। राम नैना को जाने के लिए बोलता है और नैना चली जाती है। नैना अपने केबिन में आकर उस फाइल को कंप्लीट करने लगती है। करीब 2 घंटे बाद नैना उस फाइल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेती है। नैना खुद से अंडरस्को ओहो नैना क्या बात है, बड़ी जल्दी काम खत्म कर ली। गुड माय गर्ल, लेकिन अब मुझे उस चश्मिश के पास जाना पड़ेगा। मेरा तो उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता है, लेकिन अब बॉस ने कहा तो जाना ही पड़ेगा। मैं ना उससे कोई बात ही नहीं करूंगी, बस फाइल देकर तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। नैना अपना सारा प्लान बनाकर प्रेम के केबिन की तरफ जाती है। प्रेम का केबिन। नैना जैसे ही प्रेम के केबिन में आती है, सामने का नज़ारा देख वो हैरान हो जाती है। 4 लड़कियां प्रेम के चारों तरफ खड़ी हुई है और प्रेम उन्हें फाइल ने कुछ समझा रहा था। उन चारों ने बहुत शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। प्रेम तो बस आपने में लगे हुए किसी टीचर की तरह उन्हें समझा रहा था, और वो चारों लड़कियां बस प्रेम को ही देखे जा रही थी। नैना जो सब प्लान बना कर आई थी उसकी तो पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। नैना ये सब देखकर खुद से अंडरस्को देखो तो इस चश्मिश को, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे ये चारों इसे सिड्यूस करने में लगी है। क्या इन चारों की आंखें खराब है? आखिर उन्हें क्या दिखता है इस चश्मिश में? किसी बंदर से कम तो नहीं है, लेकिन मुझे क्यों बुरा लग रहा है उसे इन चारों से घिरा हुआ देखकर। नैना थोड़ी देर तो देखती रहती है, जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुरंत ही प्रेम की तरफ चली गई और उससे कहती है अंडरस्को सर सुनिए, आपको बॉस बुला रहे हैं। प्रेम राम का नाम सुनते ही सकते में आ गया और उन लड़कियों से बोला अंडरस्को बाय गर्ल्स, मैं न अभी जा रहा हूँ, तुम कल आ जाना, बाकी का काम मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। वो बेचारी लड़कियां अपना मुंह लटका कर चली जाती है। प्रेम भी जाने ही वाला था कि नैना उसे रोक कर कहती है अंडरस्को ओए चश्मिश तुम रुको, बॉस ने तुम्हें नहीं बुलाया है। नैना की बात सुनकर प्रेम हैरानी भाव से कहता है अंडरस्को ओ तेरी, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, तुमने झूठ क्यों बोला? कहीं ये तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है मुझे फंसाने का? बोलो छिपकली। नैना छिपकली सुनकर प्रेम को भड़कते हुए बोली अंडरस्को ओए चश्मिश, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे झूठ बोलने का, समझे? वो तो तुम उन तितलियों से घिरे हुए जो तुम्हें भर भर कर खुद को परोसने में लगी थी, मैंने तो तुम्हें उनसे बचाया है। तुमने देखा नहीं कैसे वो तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और तुम आराम से उन्हें समझा रहे थे। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचाया।
प्रेम उसकी बातें सुनकर कहता है अंडस्को तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कब उन लोगों ने मुझे सेड्यूस किया। वो लोग तो कितनी सीधी है, हमेशा मुझसे काम सीखने आती है और मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भी लाती है। प्रेम की बातें सुनकर नैना को गुस्सा आ जाता है और वो प्रेम का कलर पकड़कर अपने नैना स्टाइल में बोलती है अंडस्को अबे ओ ए चश्मिश, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर अब तुम मुझे उन तितलियों के आसपास भी दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तुमने उनके हाथ का खाना भी खाया ना तो मैं तुम्हारे खाने में जहर डाल दूंगी, समझे। ये कहकर नैना ने प्रेम को धक्का दिया और टेबल से फाइल उठाकर उसको देते हुए बोली अंडस्को ये फाइल पकड़ो और इसे अच्छे से पढ़ लो। शाम को तुम्हारी मीटिंग है और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, समझे चश्मिश, ये बॉस का ऑर्डर है। इतना कहकर नैना प्रेम के केबिन से गुस्से में तमतमाते हुए निकल गई। नैना के जाने के बाद प्रेम अपना कॉलर ठीक करते हुए खुद से अंडस्को बाप रे बाप, ये तो पूरी की पूरी गुंडी है, मुझे तो अब इससे बचकर रहना पड़ेगा। ये मुझे धमकी देकर गई है, अगर राम को इस बारे में पता चला तो वो मेरा टिकट मारिया के पास काट देगा। कहाँ मैं इस छिपकली को परेशान करना चाहता था और कहाँ ये मुझे ही धमका कर चली गई। लगता है इसका गुंडी वाला काम पार्ट टाइम जॉब है। प्रेम अपने केबिन में चक्कर लगाते हुए कहता है अंडस्को ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं, कोई तो आइडिया दो कि ये शाम को मेरे साथ मीटिंग में न जा पाए। उधर नैना अपने केबिन में बैठकर गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी। अंडस्को आखिर खुद को समझता क्या है, पूरा का पूरा बंदर लगता है वो चश्मिश, फिर भी पता नहीं क्यों ये बेअक्ल लड़कियां उसी के पीछे भागती है। अभी नैना ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके केबिन में एक लड़की आती है और कहती है अंडस्को यार नैना, तेरे यहाँ एक साइन चाहिए। वो लड़की नैना की तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन नैना का ध्यान तो अभी भी प्रेम पर ही था। वो उसी के बारे सोच रही थी कि तभी उस लड़की ने नैना के कंधे को पकड़कर हिलाया तो नैना अपने सेंस में वापस आए और कहती है अंडस्को हाँ सीना, क्या काम था। सीना नैना से अंडस्को क्या हुआ, तू थोड़ी परेशान सी लग रही है। तो नैना कहती है अंडस्को नहीं यार, वो आज प्रेम सर के केबिन में गई थी, वहां मैंने देखा कि उस चश्मिश के आसपास कितनी लड़कियों की भीड़ लगी थी। मैं हैरान थी कि उस बंदर जैसी शक्ल वाले के पीछे भी लड़कियां पड़ सकती है। नैना की पूरी बात सुनकर सीना कहती है अंडस्को नैना, अभी तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि प्रेम सर कितने अच्छे हैं। लड़कियां तो उन्हें हर तरह से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी उन्होंने उस तरह से सोचा ही नहीं लड़कियों के लिए। मेरा तो मानना है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और अच्छे नेचर के हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है। वो बस बड़े बॉस से ही डरते हैं, वरना वो किसी से नहीं डरते हैं। नैना, मेरी एक बात मान सको तो जरूर मानना अंडस्को पहले बॉस को जानो फिर उनके बारे में कोई राय बनाओ, क्योंकि जैसा इंसान दिखता है वैसा कभी भी नहीं होता है। क्या पता बॉस के इस हंसमुख नेचर के पीछे कोई दुख हो, ये तो मेरा मानना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। खैर ये फाइल रखी है, साइन करके मेरे पास भिजवा देना। इतना कहकर सीना नैना के केबिन से चली जाती है। सीना बहुत पुरानी एम्प्लॉय थी कंपनी की, उसने प्रेम को अच्छे से जाना था, इसीलिए वो आज नैना को समझाना चाहती थी। सीना तो नैना के केबिन से चली गई, मगर छोड़ गई नैना के मन में बहुत सारे सवाल। क्या नैना को मिलेंगे उसके सवालों के जवाब? हम लोग राम और सिया के साथ साथ बीच में प्रेम और नैना की लव स्टोरी को भी देखेंगे। आप लोग जरूर बताएं कि प्रेम और नैना की ये जोड़ी अच्छी है या नहीं। एपिसोड 42। इधर सिया करण के साथ राम के ऑफिस पहुंच जाती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर तो सिया हैरान थी, आज वो पहली बार ऑफिस आई थी। सिया इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। करण ने सिया को नर्वस देखा तो उससे कहा अंडस्को मिसेज राम रघुवंशी, आखिर किस बात से आप घबरा रही है? अब तो आपके नाम के साथ जैसे राम का नाम जुड़ा है वैसे ही राम तुमसे जुड़ा हुआ है। वो तुम्हारे साथ न होकर भी तुम्हारे साथ ही रहता है, इसलिए घबराओ मत और अंदर चलो। करण के इस तरह से कहने से सिया करण के साथ अंदर चली जाती है। सिया अंदर आकर सबको देख रही थी और सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी सामने से आते हुए प्रेम ने जब देखा कि उसकी प्यारी भाभी माँ आई है तो वो भाग कर गया और सिया के पैर छूकर उसके गले लग जाता है। सिया राम के सर पर हाथ फेर कर कहती है अंडस्को अरे देवर जी, अब हम छोड़िए, नहीं तो आपके भाई ने देख लिया ना तो हम दोनों की खैर नहीं। राम का नाम सुनते ही प्रेम तुरंत ही सिया को छोड़ देता है और कहता है अंडस्को भाभी माँ आप यहाँ कैसे? सिया कुछ बोलती उससे पहले ही करण ने कहा अंडस्को तुम्हारी भाभी माँ तुम्हारे बॉस से मिलने आई है, जाओ ले जाओ उनके पास। करण की बात सुनकर प्रेम खुशी से कहता है अंडस्को हाँ बिल्कुल चलो भाभी माँ। सिया प्रेम के साथ राम के केबिन की तरफ जाने लगती है और करण अपने केबिन में चला जाता है। राम का केबिन 14 फ्लोर पर था और 15 पर एक रूम बना था जो रेयांश या फिर राम के लिए ही होता था।
प्रेम सिया को पहले अपने केबिन में ले गया जो 13 फ्लोर पर था। सिया प्रेम का केबिन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसने प्रेम से कहा अंडस्को देवर जी आपका केबिन तो बहुत अच्छा है। सिया ने प्रेम की टेबल पर अपनी राम और रेयांश की पिक देखी तो उसका दिल भर गया कि प्रेम उन सबको कितनी अहमियत देता है। उसके बाद प्रेम सिया को राम के केबिन में ले गया। जैसे ही सिया राम के केबिन में गई तो उसने देखा कि एक लड़की राम के बहुत ही करीब खड़ी हुई है, जिसे देखकर सिया को गुस्सा आ गया और वो अपने हाथ बांधकर राम को घूरने लगी। प्रेम ने भी ये देखा तो वो भी राम और उस लड़की को घूरने लगा। राम को लगा कि कोई रूम में है तो उसने सामने देखा तो उसकी नजरें सिया की गुस्से से भरी नजरों से मिली। एक पल के लिए तो राम भी सिया की नजरों से डर गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है जो वो बीवी के पकड़े जाने पर डर रहा हो। उसने फिर सिया की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी। अब राम को लगने लगा कि क्या कोई गड़बड़ है जो सिया अभी भी उसे ही घूर रही है। तभी राम को एहसास हुआ कि एक लड़की उसके बगल में ही खड़ी हुई है। अब राम को सच में सिया से डर लग रहा था कि कहीं सिया उसे गलत न समझ ले, और सिया जिस तरह से उसे घूर रही थी उससे राम को यकीन हो गया था कि अब उसकी बैंड पक्का बजने वाली है। राम ने घूरकर अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा और कहा अंडस्को गेट आउट। राम ने बहुत ही गुस्से से कहा, जिससे लड़की डरकर तुरंत ही बाहर चली गई। राम ने प्रेम को देखा जो उसे ही देख रहा था, मानो कह रहा हो अंडस्को अब बचने का कोई चांस नहीं है, अपने आप को भाभी माँ के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है क्योंकि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। राम ने सिया को देखा जो अभी भी उसे खा जाने वाली नजरों से ही घूर रही थी। राम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और जैसे ही उसने सिया कहा, सिया ने तुरंत ही प्रेम से कहा अंडस्को देवर जी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, चलिए आपके केबिन में चलते हैं क्योंकि यहाँ तो किसी को अपने ही काम से फुर्सत नहीं है, सिया ने राम को ताना देते हुए कहा। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है अंडस्को भाभी माँ आप मुझे मेरा टिफिन दे दो, मैं खा लूंगा और आप बॉस की बैंड बजाओ। सिया ने प्रेम को उसका टिफिन दे दिया और प्रेम उसे लेकर तुरंत ही नीचे भाग गया। प्रेम के जाने के बाद सिया ने राम से कहा अंडस्को आप अपना काम करिए जो कर रहे थे, मैंने यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया ना, लगे रहिए आप, मैं चलती हूँ। सिया जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, राम ने तुरंत ही सिया की बांह पकड़ ली और सिया को लाकर अपनी चेयर पर बैठा दिया। राम सिया के सामने घुटने के बल बैठकर सिया का हाथ पकड़कर कहता है अंडस्को सिया आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, वो लड़की बस फाइल देने आई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि वो इतनी देर से मेरे बगल में ही खड़ी हुई थी। सिया ने राम से अपना चेहरा फेर रखा था और कहा अंडस्को अच्छा आपको पता ही नहीं चला, वाह बहुत सही। सही कहते हैं लोग कि जब तक शादी नहीं होती है लड़के लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं और उनसे प्यार करते हैं, पर जैसे ही शादी हो जाती है लड़कियां तो उनकी परमानेंट हो जाती है, इसलिए उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपकी वाइफ है, वो तो अपने ही मस्त हो जाते हैं। राम सिया की बात सुनकर अपने हाथ सर पर रख लेता है और खुद से कहता है अंडस्को सही कहते हैं लोग, जब तक लड़की जीएफ होती है तब तक सब अच्छे से चलता रहता है और सब समझती भी है, पर जैसे ही बीवी बन जाती है बस उनका ही राज चलता है, फिर हम लड़के जो कहे उन्हें उसका उल्टा ही समझना है। अगर वो आम को इमली कहे तो हमें भी आम को इमली कहना होगा, तभी हमारी कदर होगी, वरना कोई नहीं पूछने वाला हमें। राम फिर से सिया को समझाते हुए कहता है अंडस्को सिया क्यों बिना मतलब बात बढ़ा रही हो। राम की बात सुनकर सिया हैरान हो जाती है और कहती है अंडस्को मैं मतलब बात बढ़ा रही हूँ, आपने जो किया उसका कुछ भी नहीं। राम कहता है अंडस्को क्या किया है मैंने, बोलो बस वो लड़की मेरे बगल में ही तो खड़ी हुई थी, क्या मैंने हाथ लगाया उसको नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैंने किसी लड़की को किस कर लिया हो। राम की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सिया को बहुत बुरा लगता है। उसे लगा था कि वो थोड़ा नाराज होगी तो राम उसे मनाएगा, पर राम ने उससे इस तरह से बात की जी सिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिया खड़ी हुई और कहा अंडस्को सही कहा आपने, सिर्फ बगल में ही तो खड़ी थी, कौन सा आपने उसे किस किया, कर लेते इससे भी क्या फर्क पड़ता है। राम सिया की तरफ पलटकर कहता है अंडस्को देखो सिया अब तुम गलत ट्रैक पर जा रही हो, बात कहाँ थी और तुम उसे लेकर कहाँ जा रही हो। मैं बात को लेकर जा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। राम हैरान था। अंडस्को उसने कहा, देखो सिया बात को तुमने बढ़ाना शुरू किया है, मैंने नहीं और मैंने अपनी सफाई भी दी है। सिया कहती है अंडस्को वाह क्या सफाई दी है, आपने मुझे एक बार भी मनाया नहीं ना, अगर आप चाहे तो उसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं, मुझे कौन सा फर्क पड़ेगा। अब राम को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, उसका मूड वैसे ही सुबह से खराब था और सिया की इस तरह की बातें राम के गुस्से को हवा दे गई। राम गुस्से से चीखा,
सिया राम के इस तरह से चीखने से सहम गई। राम ने गुस्से से सिया के दोनों कंधों को पकड़कर कहा, अंडस्को आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ खड़ी थी तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? एक बात जान लो, अगर दोबारा कभी भी ऐसा हुआ ना तो मैं कोई भी सफाई नहीं देने वाला, समझी तुम? राम सिया को धक्का देकर पीछे पलट जाता है और कहता है, अंडस्को अब जा सकती हो तुम, सारा मूड खराब कर दिया यहाँ आकर। आए ही क्यों थी तुम यहाँ? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? बोलो। अब चुप क्यों हो? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? अब बोलगी भी कैसे? कोई शब्द ही नहीं है तुम्हारे पास कहने के लिए। इतना कहकर राम जैसे ही पलटता है तो देखता है कि सिया वहाँ नहीं है। राम सिया को अपने पूरे केबिन में देखता है लेकिन उसे सिया कहीं भी नहीं दिखती है। राम ने खुद से कहता है, अंडस्को अब जब कोई जवाब नहीं है तो चली गई। और क्या कर ही सकती है ये? जरूर प्रेम के ही पास गई होगी। शाम को घर जाकर सॉरी बोल दूंगा। लेकिन एक मिनट, मैं क्यों बोलूं? मैंने कौन सा गलत कहा? गलती सिया की है, जब तक मुझसे सॉरी नहीं कहेगी तब तक बात नहीं करूंगा। अभी राम को एहसास नहीं था कि आज उसने सिया को कितना हर्ट किया है। राम जब अपने गुस्से की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और जो मन में आए बोल देता है, और यही राम ने सिया के साथ किया। इधर सिया ऑफिस से निकलकर रोड में ऐसे ही चलने लगी। सिया के दिमाग में अभी भी राम की कही हुई बातें ही घूम रही थी। कितनी मेहनत से राम के लिए खाना बनाकर लाई थी सिया, लेकिन उसने जो सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सिया बस रोए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक औरत खाना मांगते हुए दिखाई दी। सिया ने अपने हाथ में पकड़े हुए टिफिन को उस औरत को देते हुए कहा, अंडस्को इसमें बहुत सारा खाना है, आप ले सकती हैं इससे, क्योंकि जिसके लिए लाई थी उसे इसकी कोई भी कदर ही नहीं है। वो गरीब औरत सिया के हाथ से खाना ले लेती है और सिया को दुआ देकर चली जाती है। सिया घर न जाकर टैक्सी लेकर कहीं और जा रही थी। आज सिया को राम की बातें अंदर तक चुभ गई थी कि किस तरह से राम उससे बात कर रहा था। सिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, पर अभी सिया को ये एहसास नहीं था कि टैक्सी वाला उसकी बताई जगह न ले जाकर कहीं और ही लेकर जा रहा था। एपिसोड 43। सिया के जाने के बाद राम अपने काम में लग गया। दोपहर से शाम हो गई लेकिन राम को सिया की याद नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ सिया उस टैक्सी में बैठी अभी भी रो रही थी। तभी उस टैक्सी ड्राइवर ने अपने चेहरे में एक मास्क लगाकर गाड़ी में कुछ स्प्रे किया, जिसकी स्मेल से सिया धीरे धीरे बेहोश होने लगी। और उस टैक्सी ड्राइवर ने जब सिया को बेहोश देखा तो एक टेढ़ी स्माइल करने लगता है और कहता है, अंडस्को आज तो बहुत अच्छा माल हाथ लगा है, इसके पैसे भी बहुत मिलेंगे। वो ड्राइवर जल्दी से सिया की सारी ज्वेलरी निकल कर फेंक देता है और उसका पर्स भी फेंक देता है, जिससे कोई भी सिया तक नहीं पहुंच पाए, और जल्दी से गाड़ी को वहां से लेकर निकल जाता है। ऑफिस में काम करते करते सबको देर हो जाती है। प्रेम और करण पहले ही घर के लिए निकल गए थे, बस राम ही बचा था। राम ने टाइम देखा तो उस वक्त 8 बज रहे थे। राम ने कहा, अंडस्को चलो राम अब घर चलो, क्या पता अभी फिर सवाल किए जाए आपसे कि इतनी देर कैसे हो गई। उसके बाद राम घर के लिए निकल जाता है। आर मेंशन सब हॉल में बैठे में सिया और राम का इंतजार कर रहे थे। रेयांश तो आज मुंह फुलाकर बैठा था क्योंकि सिया ने उससे जल्दी आने को कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। रेया को थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि सिया का फोन नहीं लग रहा था। प्रेम रेयांश को परेशान देखकर कहता है, अंडस्को प्रिंस आप चिंता मत करो, भाभी माँ राम के साथ है, हो सकता हो वो लोग कहीं घूमने चले गए हो, आज जाएंगे। प्रेम की बातों से थोड़ी देर के लिए रेयांश शांत हो जाता है। तभी एक सर्वेंट कहता है, अंडस्को सर देखिए बॉस आ गए। सर्वेंट की बात सुनकर रेयांश तुरंत ही गेट की तरफ भागता है और सब भी गेट की तरफ जाने लगते हैं। राम जैसे ही अंदर आता है सबको एक साथ दरवाजे के पास खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। रेयांश जल्दी से बाहर जाकर देखता है पर उसे सिया कहीं भी नहीं दिखाई देती है। रेयांश अपना चेहरा लटक जाता है और वो उदास हो जाता है। प्रेम प्रिंस से पूछता है, अंडस्को क्या हुआ प्रिंस, भाभी माँ नहीं है क्या बाहर? प्रेम की बात सुनकर रेयांश ना में सर हिला देता था। राम सबके एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। प्रेम राम से पूछता है, अंडस्को राम भाभी माँ कहाँ है? प्रेम का सवाल सुनकर राम शॉक हो जाता है और कहता है, अंडस्को क्या मतलब, मेरे साथ थी क्या, वो घर नहीं आई? वो तो तुरंत ही चली गई थी। राम कहते कहते हुए रुक गया और सबकी तरफ देखने लगा। सब हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगे। राम को अब अपनी कही हुई बात समझ आई तो उसका दिल घबराहट से भर गया। करण तुरंत ही राम के सामने आकर खड़ा हो गया और कहता है, अंडस्को राम सच सच बता, तेरे और सिया के बीच क्या बात हुई थी? करण की बात सुनकर प्रेम और रेयांश भी राम के जवाब का इंतजार करने लगे। राम इधर उधर देखते हुए कहा, अंडस्को वो मेरा और सिया का एक छोटा सा झगड़ा हो गया था।
जैसे ही राम ने कहा अंडस्को तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पूजा भी तुरंत ही राम के पास आ गई। राम की बात सुनकर रेयांश तुरंत ही बाहर भाग गया। उसके पीछे प्रेम भी जाने को हुआ, मगर रुककर राम से कहता है अंडस्को राम, एक बात जान लेना, अगर भाभी माँ को कुछ भी हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो भी रेयांश के पीछे बाहर चला जाता है। राम अपना सर झुकाकर खड़ा। पूजा राम से कहती है अंडस्को राम, अगर आप मेरी बहन को प्यार नहीं दे सकते हैं तो प्लीज उसे तकलीफ भी मत दो। उसने बचपन से सिर्फ तकलीफें ही सही है। अगर शादी के बाद भी उसे यही सब सहना पड़े तो इससे अच्छा है कि तुम उसे तलाक दे दो। पूजा की बातें राम के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। करण पूजा से कहता है अंडस्को पूजा, क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें राम की हालत नहीं दिख रही है? पूजा करण को इग्नोर करके मंदिर चली जाती है और भगवान से सिया की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगती है। पूजा के जाने के बाद करण राम को ले जाकर सोफे पर बैठा देता है और पूछता है अंडस्को राम, सच सच बता, आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे और सिया के बीच की सिया अभी तक घर नहीं आई? देख, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता, अब बोलेगा। राम अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर कहता है अंडस्को यार, मुझसे गलती हो गई, मैंने कहीं और का गुस्सा सिया पर निकल दिया, पता नहीं मेरी सिया कैसी होगी। करण राम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है अंडस्को तू पहले पूरी बात बता, आखिर हुआ क्या था? राम कहना शुरू करता है अंडस्को करण, आज सुबह जब मैं ऑफिस गया था तो थोड़ी देर बाद मुझे डैड का कॉल आया। उन्हें पता चल गया था कि मैंने सिया से शादी से कर ली। डैड को ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कामिनी से शादी करूं। शायद मिस्टर अग्रवाल ने उन्हें अपनी बातों से फंसा लिया है और कोई भी मेरे और सिया की शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने भी उन्हें बोल दिया कि उनके मानने ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिया को कभी भी खुद से अलग नहीं करूंगा और न ही उसे खुद से दूर जाने दूंगा। मेरी थोड़ी बहस भी हो गई, जिससे मेरा मूड खराब हो गया। तभी वहां सिया आए और मैंने डैड का सारा गुस्सा सिया पर निकल दिया। लेकिन करण, मैं सच में सिया को हर्ट नहीं करना चाहता था। तू तो जानता है ना, जब मेरे ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, और मैंने सिया पर गुस्सा किया। न जाने क्या क्या कह दिया उसे। करण, मुझे सिया को ढूंढने जाना होगा, पता नहीं सिया कहाँ होगी। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। करण राम से कहता है अंडस्को हाँ चल, दोनों लोग मिलकर ढूंढते हैं। सिया हमें जरूर मिलेगी। सब कोई सिया को ढूंढने में लगा था, मगर सिया का कहीं कोई भी पता नहीं चला था। रेयांश बिल्कुल खामोश हो गया था। प्रेम भी एकदम शांत हो गया था। दोनों मिलकर सिया को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें सिया कहीं भी नहीं मिली। राम ने ही हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन सिया का कोई भी पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम में सिया बेड पर लेटी हुई थी। धीरे धीरे सिया को होश आने लगता है। वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो एक होटल रूम में है। सिया झटके से उठकर बैठ जाती है और याद करने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि वो टैक्सी में थी और अचानक ही वो बेहोश हो गई थी। सिया को समझते देर न लगी कि उसे किडनैप किया गया है। सिया बेड से नीचे उतरकर पूरा चेक करती है। तभी उसे बालकनी से नीचे कूदने का रास्ता मिल गया। सिया तुरंत ही बालकनी में गई और नीचे कूदने ही वाली थी कि तभी उस रूम में आए हुए गुंडे सिया को नीचे कूदते देख लेते हैं और वो लोग भी बालकनी से कूदकर सिया का पीछा करने लगते हैं। सिया भागते जा रही थी। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए उसके अंदर ज्यादा ताकत भी नहीं बची थी। सिया भागते हुए थक गई थी, मगर सिया रुक नहीं सकती थी। वो गुंडे भी सिया के पीछे भाग रहे थे, उसे पकड़ने ले लिए। तभी सामने से आती हुई गाड़ी सिया को टक्कर मार देती है और सिया वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। वही राम के दिल में दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सिया मुसीबत में हो। प्रेम जो ड्राइव कर रहा था, अचानक ही उसकी नज़र रेयांश पर पड़ी जो बेहोश हो गया था। प्रेम रेयांश को देखकर बहुत डर गया और सीधा उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। राम को किसी का कॉल आता है। राम कॉल पिक करता है तो जो उधर से कहा गया उसे सुनकर राम सदमे में चला जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। अब राम को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने सिया को क्यों वो सब कहा। राम कारण को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। एक ही हॉस्पिटल में सिया और रेयांश दोनों ही एडमिट थे। राम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे प्रेम नीचे ही मिल जाता है। राम प्रेम से अंडस्को प्रेम तुम यहाँ कैसे? तो प्रेम कहता है अंडस्को वो अचानक ही प्रिंस बेहोश हो गया था, इसलिए उसे लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। प्रेम राम को देखकर पूछता है अंडस्को और आप यहाँ कैसे? तो राम प्रेम से कहता है अंडस्को वो सिया यही है। जैसे ही प्रेम ने सुना तो वो और परेशान हो गया। सब 5 फ्लोर पर गए। उन्होंने वहां जाकर देखा तो उन्हें रोहन एक बार के बाहर टहलता हुआ दिखाई दिया।
राम जल्दी से रोहन के पास जाकर पूछता है अंडस्को क्या हुआ है सिया को रोहन। तो रोहन कहता है अंडस्को वो भाई भाभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी तो मेरी गाड़ी से टक्कर हो गई, पर मैंने गाड़ी तभी रोक दी थी। भाभी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। रोहन की बात सुनकर राम का दिल धक से हो जाता है और वो वही जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब उसे संभालते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं अंडस्को देखिए मिस्टर रघुवंशी मिसेज रघुवंशी अब बिल्कुल ठीक है। सर में चोट लगी है पर ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। अभी वो सो रही है। तो राम जल्दी से खड़ा होकर कहता है अंडस्को क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं अंडस्को देखिए मिस्टर रघुवंशी अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं जब हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। राम हमें अपना सर हिला देता है। जब सिया को शिफ्ट किया जा रहा था तब राम रेयांश के वार्ड में जाता है और डॉक्टर से प्रिंस की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं अंडस्को देखिए सर बच्चे को शायद किसी बात का शॉक लगा है, इसलिए बच्चा बेहोश हो गया था। आप इसे घर ले जा सकते हैं क्योंकि अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस सो रहा है। राम रेयांश को गोद में उठाकर सीधे सिया के वार्ड में ले जाता है और सिया के पास ही लेटा देता है। राम दोनों के माथे को चूमकर कहता है अंडस्को प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर देना। मुझे पता है आज मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है जिसकी शायद ही माफी हो, पर आज मैं एक वादा करता हूँ तुम दोनों से, आज जो हुआ है अब ये मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। बहुत खेल लिया उन लोगों ने खेल, अब मेरी बारी है, एक एक को हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो लोग दोबारा कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। आज राम की आंखों में बस गुस्से की आग थी जो सब कुछ तबाह करने को तैयार थी। राम तुरंत की सैंडी को कॉल करता है और हॉस्पिटल से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले राम प्रेम के पास जाकर कहता है अंडस्को तुझे एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ, तेरी भाभी और भतीजे की। उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इतना कहकर राम तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। करण और रोहन राम को रोकने की कोशिश करते हैं पर दोनों में से कोई भी राम को रोक नहीं पाता है। एपिसोड 44। राम के हॉस्पिटल से जाने के बाद प्रेम और करण रोहन के साथ सिया के वार्ड के बाहर आ जाते हैं। सिया के पास रहने से रेयांश की हालत में सुधार होने लगा था। रेयांश को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो सिया के पास लेटा हुआ है और सिया के सर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। रेयांश धीरे से उठकर सिया के माथे पर किस करता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है, जिससे सिया को बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो नींद में भी रेयांश को महसूस कर सकती थी। इधर राम सैंडी के साथ सीधे एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकता है। राम और सैंडी अंदर जाते हैं, देखते हैं कि एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई थी। राम जाकर सीधे उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो राम को देखते ही डर से कांपने लगती है। राम उससे बस एक शब्द कहता है अंडस्को सच। वो औरत तुरंत ही सब राम के सामने बोलना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो राम को सब बता रही थी वैसे वैसे ही राम की आंखें डार्क होती जा रही थी। वो इस समय किसी खुखार जानवर से कम नहीं लग रहा था। उस औरत की सारी बातें सुनकर राम तुरंत ही सैंडी के साथ बाहर निकल जाता है। अग्रवाल मेंशन। कामिनी किसी को फोन पर चिल्ला रही थी अंडस्को तुम लोगों से कुछ नहीं होता है, एक लड़की नहीं संभाली गई तुम लोगों से। आखिर वो भाग गई कैसे गई, अब तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये कहकर कामिनी अपना फोन सोफे पर फेंक देती है और चिल्लाकर कहती है अंडस्को सिया भले ही इस बार तुम बच गई हो मगर दोबारा मेरे वार से कैसे बचोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी कामिनी को एक रौबदार आवाज सुनाई देती है अंडस्को किसे नहीं छोड़ोगी। कामिनी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने राम को देखकर कामिनी की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। कामिनी अपने आप को शांत कर कहती है अंडस्को नहीं तो किसी को नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है राम, मैंने सिया को कुछ नहीं किया। राम एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है अंडस्को मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है और तुम पहले ही सफाई दे रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं सिया के बारे में बात करने आया हूँ। अब कामिनी अपने ही कहे हुए शब्दों में पूरी तरह से फंस गई थी। कामिनी थोड़ा घबराते हुए कहती है अंडस्को हाँ बोलो क्या बात करनी थी। राम एक राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है और कहता है अंडस्को सिया के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। राम की बात सुनकर कामिनी शॉक हो जाती है और कहती है अंडस्को नहीं राम, मैंने उन गुंडों को नहीं भेजा, मैंने सिया का किडनैप नहीं करवाया। राम कामिनी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अंडस्को उसकी इस हंसी में कामिनी को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। राम कहता है अंडस्को तुम तो अपना जुर्म खुद ही कबूल कर रही हो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। राम की बातें सुनकर कामिनी को पसीने छूटने लगे थे।
वो डर से कांप रही थी। राम चिल्ला कर कहता है अंडस्को बोलो। उसके इस तरह से चिल्लाने से मिस्टर अग्रवाल और मिसेज अग्रवाल भी आ जाते हैं और अपने सामने राम को देखकर तो वो भी डर जाते हैं, क्योंकि इस राम नहीं बल्कि डेविल था। राम देखता है कि कामिनी अब भी कुछ नहीं बोल रही है तो गुस्से से खड़ा हो जाता है और सीधे कामिनी की गर्दन पकड़ कर दबाने लगता है। उसको ऐसा करते देख मिस्टर अग्रवाल और मिसेज अग्रवाल तो डर से अंदर तक कांप जाते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो राम के सामने जा सके। राम ने कामिनी की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था, जिससे कामिनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कामिनी की सांसें उसका साथ छोड़ने ही वाली थी, तभी राम ने उस पर रहम करके कामिनी को धक्का देकर छोड़ दिया, जिससे कामिनी सीधे जमीन पर जा गिरती है। राम फिर से सोफे पर राजा की तरह जाकर बैठ जाता है और कहता है अंडस्को तुम सबने मिलकर जो खेल खेला है उसका दयान करने का टाइम आ गया है। जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम सबकी करतूतों के बारे में कैसे पता चला? वो सब बताने से पहले एक धमाकेदार न्यूज तो दे दूं पहले तुम लोगों को, क्योंकि उसके बिना मेरी कहानी सुनने में तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। राम की बातें सुनकर कामिनी, सरिता और मिस्टर अग्रवाल के तोते उड़े हुए थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राम क्या बोल रहा है। राम उन सब की शक्लें देखकर कहता है अंडस्को तुम लोगों ने जिस बच्चे को मारने की कोशिश की थी वो जिंदा है। जैसे ही राम ने कहा तो सरिता और कामिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वही मिस्टर अग्रवाल भी घबरा गए। राम आगे कहता है अंडस्को जानना नहीं चाहेंगे कि वो बच्चा कौन है? ये कहकर राम उन सबकी शक्लें देखने लगता है जो किसी डरे हुए बकरे के बच्चे जैसी लग रही थी, जो थोड़ी ही देर में हलाल होने वाला है। राम एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है अंडस्को वो बच्चा है, रेयांश रघुवंशी। जैसे ही सबने रेयांश का नाम सुना तो सब शॉक हो गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा रेयांश हो सकता है। राम आगे कहता है अंडस्को क्यों, क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को? तुम लोगों ने प्लानिंग तो बहुत ही अच्छी की थी, मगर सब बर्बाद हो गया। क्यों मिस्टर अग्रवाल, जिसे आपने आज तक सबसे छुपा कर रखा था, अब वो सामने आ गई है। ये सुनते ही मिस्टर अग्रवाल का दिमाग ही घूम गया। वो घबराते हुए कहते हैं अंडस्को क्या तुम उस तक पहुंच गए? तो राम वैसे ही मुस्कुराने लगता है, जिससे साबित हो रहा था कि राम की कही हर बात सच थी। राम आगे कहता है अंडस्को तुम सबकी शक्लें बता रही हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये सब इतनी जल्दी पता चल जाएगा। चलो तुम लोगों के किए थोड़ा आसान कर देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। राम अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर कहता है अंडस्को सैंडी। तो सैंडी तुरंत ही उस औरत को लेकर आता है जिसे मिस्टर अग्रवाल ने सबसे छुपा कर रखा था। मिस्टर अग्रवाल उस औरत को देखते ही घबरा जाते हैं। अब वो समझ गए थे कि वो लोग अब राम से बच नहीं सकते हैं। राम उन सबको घूर कर कहता है अंडस्को मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, एक एक को मेरी सिया के अनसुइयों का हिसाब देना होगा। राम तुरंत ही आवाज देता है अंडस्को गार्ड्स, जिससे 1 मिनट के अंदर ही अग्रवाल मैंशन को पूरी तरह से घेर लिया जाता है। राम पूरी अग्रवाल फैमिली को घूर कर कहता है अंडस्को सैंडी जरा मिस्टर अग्रवाल को हमारा तोहफा तो दिखाओ। आखिर दामाद पहली बार उनके घर आया है तो तोहफा भी उनके लिए लाया है। राम की बात सुनकर सैंडी तुरंत ही टैब में एक वीडियो दिखाने लगता है को मिस्टर अग्रवाल की कंपनी के बारे में चल रही थी। न्यूज़ में अंडस्को अग्रवाल इंडस्ट्री के शेयर्स की कीमत रातों रात कम हो गई। अब अगर किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की तो अग्रवाल इंडस्ट्री को हो सकता है भारी नुकसान। अग्रवाल इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर विजय अग्रवाल ने किया धोखा। अग्रवाल इंडस्ट्री के मालिक की पत्नी सारिका अग्रवाल ने की विजय अग्रवाल की पहली पत्नी की हत्या। साथ में सबूत भी दिखाए जा रहे थे। अग्रवाल इंडस्ट्री के मालिक विजय अग्रवाल की बेटी की शर्मनाक हरकत। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कैसे कामिनी ड्रग्स ले रही थी और दूसरों मर्दों ने साथ सो रही थी। ये सब कुछ देखकर पूरी अग्रवाल फैमिली को 440 वोल्ट का झटका लगा। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राम उन्हें इस तरह से एक्सपोज करेगा। रघुवंशी मैंशन में सब लोग टीवी देख रहे थे और सब हैरान भी थे। सतीश जी कहते हैं अंडस्को मैं कैसे नहीं पहचान पाया इसको, ये मेरे ही पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रहा था। सतीश जी की बात सुनकर कोमल जी कहती है अंडस्को इसमें आपकी गलती नहीं है, उसने आपकी आंखों में पट्टी ही इस तरह बंधी थी कि आप कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे तो बस राम की चिंता हो रही है, इस सब की वजह से वो हमसे और दूर हो गया। उसके दिल में हमारे लिए नफरत और बढ़ गई। मेरा बच्चा कितना अकेला हो गया है और मैं एक माँ होकर भी एक अच्छी माँ न बन सकी। कोमल जी को रोता देखकर ज्योत्सना जी कहती है अंडस्को बहू इसमें तेरी अकेले की कोई गलती नहीं है, इसमें हम सब भी उतने ही बराबर के हिस्सेदार हैं।
लेकिन हमें सिया पर भरोसा रखना होगा। वो जरूर हमारे राम को हमारे पास लाएगी। हम सबने उसे भी गलत समझा, पर यहाँ तो उसके ही घरवालों ने उसके साथ गलत किया है। अपनी सास की बात सुनकर कोमल जी थोड़ी शांत होती हैं और कहती है अंडस्को वो माँ, रोहन का फोन आया था कि सिया का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें अग्रवाल फैमिली का हाथ है। रोहन अभी भी हॉस्पिटल में ही है। कोमल जी की बात सुनकर सतीश जी कहते हैं अंडस्को इसका मतलब राम इसलिए ये सब कर रहा है। वो अब इन लोगों को दूसरा मौका नहीं देना चाहता है कि ये लोग फिर से सिया को हट करे। ज्योत्सना जी कहती है अंडस्को हमें कल ही सिया को देखने हॉस्पिटल चलना चाहिए। ज्योत्सना की बात से सभी सहमत थे और अगले दिन सिया से मिलने का प्लान बना किया था। इधर खन्ना मेंशन में भी सब लोग हैरान थे। वो ये अच्छे से जानते थे कि राम के अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता है। इधर हॉस्पिटल में भी सब हैरान थे राम के इस एक्शन से। सिया को अभी होश नहीं आया था और रेयांश भी सिया के पास सो गया था। करण प्रेम से अंडस्को ये हमें बताकर कोई काम क्यों नहीं करता है, हमेशा अपने ही मन की क्यों करता है। करण की बात सुनकर प्रेम कहता है अंडस्को क्योंकि वो राम रघुवंशी है इसलिए। अगर वो हम लोग को बताकर करेगा तो हम लोग शायद उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं इसलिए। प्रेम की बात सुनकर करण कुछ भी नहीं कहता है। वो लोग वहीं बैठकर राम के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि राम को कैसे सब पता चला सच, और राम अब सिया के इश्क में किस हद तक जाएगा। एपिसोड 45। राम अग्रवाल फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था। राम ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं था, वो तो अभी बहुत कुछ करने वाला था। राम विजय अग्रवाल से कहता है अंडस्को अब आप लोग सच बताएंगे या फिर मैं अपने तरीके से निकलवाऊं। राम की धमकी सुनकर विजय अग्रवाल और ज्यादा डर गए। उन्होंने कहना शुरू किया अंडस्को वो मैं सिया की माँ से कोई प्यार नहीं करता था। मेरी पहले ही शादी हो रखी थी सरिता से। मैंने बस पैसों के चलते उससे शादी की और एक दिन मौका देखकर सरिता ने उसे मार दिया। पर हमें नहीं पता था कि वो अपनी सारी जायदाद सिया के बच्चे के नाम पर करके चली गई। हम लोगों ने सिया को जानबूझकर बेचना चाहा, पर वो बच गई। उसके बाद वो लंदन चली गई। हम लोगों ने उसके बच्चे को इस औरत को देकर कहा था कि उसे मार दे, लेकिन इसने। आगे की बात राम पूरी करते हुए कहता है अंडस्को पर इसने उसे मारा नहीं और मेरे पास ले आई। जानते हो क्यों? क्योंकि एक दिन मैंने इसके बच्चे की जान बचाई थी। तुम लोगों ने उस रात इसे ही सिया के ऊपर नजर रखने को कहा था और इसने मुझे सिया के रूम से निकलते हुए देख लिया था, तभी ये मुझ तक मेरे बच्चे को पहुंचा पाई। उस रात अगर करण का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं कभी भी सिया को छोड़कर नहीं जाता। सिया के जाने के बाद मैंने हर जगह सिया को ढूंढा पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। यहाँ तक तुम लोगों ने सिया के उस रेस्टोरेंट में होने तक सारे सबूत भी मिटा दिए थे कि कोई सिया तक न पहुंच सके। लेकिन जब मुझे सिया मिली तो मैं उसे पहचान गया था, पर मुझे थोड़ा शक था, इसलिए मैंने जानबूझकर प्रिंस को सिया के साथ भेजा। उसके बाद मैं जानबूझकर सिया के फ्लैट पर गया। मैंने प्रिंस और सिया का डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे मुझे सब कुछ पता चल गया। राम की बातें सुनकर तो अग्रवाल फैमिली को चक्कर ही आने लगे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राम को शुरुआत से ही सब पता होगा। राम आगे कहता है अंडस्को अब बात यह है कि जब मुझे सब पता था तो मैंने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं, तो उसका जवाब भी दिए देता हूँ अंडस्को क्योंकि मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैंने पहले सारे सबूत इकट्ठा किए, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे आज ही तुम लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा। अब तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया था तो सजा मिलनी भी जरूरी थी। रहोगे जरूर तुम लोग पुलिस की कैद में, पर टॉर्चर मैं करूंगा तुम लोगों को। इतना कहकर राम खड़ा हो जाता है और बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस आती है और तीनों को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। हॉस्पिटल में सुबह के 5 बज रहे थे। सिया और रेयांश एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। तभी हॉस्पिटल के बाहर राम की कार आकर रुकती है। राम कार से बाहर निकल कर आता है, साथ ही सैंडी भी कार से निकलता है। राम सैंडी से कहता है, सैंडी तुम इन्हें वापस भेज दो और बाकी का भी तुम देख लेना। तो सैंडी हाँ बॉस बोलता है। राम तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और सीधे सिया की वार्ड के बाहर आकर रुकता है। राम देखता है कि रोहन, प्रेम और करण एक दूसरे एक कंधे पर सर रखकर सो रहे थे। राम चुपचाप वार्ड के अंदर जाता है और सिया के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है अंडस्को आई एम सॉरी सिया, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सिया के हाथ पर गिर जाते हैं, जिससे सिया की नींद खुल जाती है। सिया धीरे से अपनी आंख खोलकर देखती है तो उसे राम का रोता चेहरा दिखाई देता है। सिया अपने हाथ फैलाकर राम को खुद के पास आने का इशारा करती है,
राम सिया का इशारा पाकर उसके पास जाकर लेट जाता है और अपना सर सिया के सीने पर रख लेता है। सिया प्यार से राम के सर पर हाथ फेर रही थी। राम भी रोते रोते सिया के सीने पर सर रखकर सो जाता है। राम के सोने के बाद सिया प्यार से राम का माथा चूम लेती है और कहती है अंडस्को राम, मुझे आपसे बेहद इश्क है और इस बेहद इश्क की कसम मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी और न आपको मुझे छोड़कर जाने दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी फैमिली के साथ। मॉर्निंग 7 बजे रेयांश की नींद खुली तो उसने देखा कि सिया प्यार से राम के सर पर हाथ फेर रही थी और मुस्कुरा रही थी। रेयांश उठकर बैठ गया और सिया को गले लगा, फिर से लेट गया। रेयांश को इस तरह करते देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया प्यार से रेयांश के सर पर भी हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर बाद प्रेम, रोहन और करण सिया के वार्ड में आए तो हैरान हो गए, क्योंकि राम किसी बच्चे की तरह सिया को गले लगाए सो रहा था और सिया का एक हाथ राम के सर पर तो दूसरा हाथ रेयांश के सर पर था। अचानक सिया की नज़र उन तीनों पर पड़ी तो उसने अपने होंठ पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया तो वो तीनों भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद सबने इशारों से जाने का कहा तो सिया ने भी अपनी पलकें झपका कर हाँ कह दिया। एपिसोड 46। राम अभी भी सिया को गले लगाकर सो रहा था। तभी रेयांश ने राम का हाथ पकड़कर सिया के ऊपर से हटा दिया और खुद सिया के ऊपर हाथ रख लिया। रेयांश के हाथ हटाते ही राम की नींद खुल गई और उसने वापस से सिया के ऊपर हाथ रख दिया, जिससे रेयांश को गुस्सा आ गया और उसने फिर से राम का हाथ हटा दिया। अब राम को चिढ़ मच गई और उसने आंखें खोलकर रेयांश को देखा और अपने एक हाथ से रेयांश को पकड़कर अपने ऊपर लेटा लेता है। सिया कब से दोनों का ड्रामा देख रही थी और राम का रेयांश को इस तरह से उठाकर अपने ऊपर लेटा लेना, ये देखकर सिया को हंसी आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। सिया को हंसता देख राम और रेयांश भी हंसने लगते हैं और दोनों ही सिया के दोनों गाल पर किस करते हैं। उनके इस प्यार को रघुवंशी फैमिली बाहर से ही देख रही थी और खुश भी हो रही थी। तभी कोमल जी कहती है अंडस्को, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जैसे ही राम ने उनकी आवाज़ सुनी वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। रेयांश भी बिल्कुल राम की ही तरह था, वो भी उन सबको देखकर शांत हो गया। सिया ने दोनों को ऐसे देखा तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर कोमल जी से कहा अंडस्को हम आइए ना। जैसे ही वो सब लोग अंदर आए, राम तुरंत ही बेड से उठ गया और रेयांश को गोद में लेकर सिया से कहता है अंडस्को सिया, मैं और प्रिंस अभी थोड़ी देर में आते हैं। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही राम निकल गया। उसे ऐसे जाता देख रघुवंशी फैमिली को बहुत बुरा लगा। सबसे ज्यादा बुरा दादाजी को लगा। सिया ने सबके उदास चेहरे देखे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिया मन में अंडस्को राम, मैं जानती हूँ कि आपके और आपकी फैमिली के बीच कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और मैं जरूर दूर करूंगी। कोमल जी सिया से पूछती है अंडस्को कैसी हो अब बेटा? तो सिया मुस्कुराकर कहती है अंडस्को बिल्कुल ठीक हूँ माँ। सब लोग सिया से बात करके उसका हाल चाल ले रहे थे, तभी प्रेम वहां आ गया। प्रेम को देखते ही दादाजी का मुंह बन गया और उन्होंने कहा अंडस्को देख नहीं रहे हो, हम अपनी बहू से बात कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते हो? अनाथ लोग क्या समझे परिवार क्या होता है? उनके इतने कठोर शब्द सुनकर प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही बाहर चला जाता है। राम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर आकर अंडस्को गुस्से से कहता है, तो आप लोग क्यों एक अनाथ की पत्नी से मिलने आए? राम की बात सुनकर दादाजी कहते हैं अंडस्को तुम अनाथ नहीं हो, हमारे पोते हो राम। बस जतिन रघुवंशी बहुत हो गया आपका ये पोते होने का ड्रामा। अरे आप क्या जानो कि पोता होना किसे कहते हैं? बचपन से एक बार भी हमें खिलाया नहीं, बस पैसे कमाने की मशीन समझी। हमें 5 साल के थे तब आपने ही हमें हॉस्टल भेज दिया। ना माँ का प्यार मिला ना बाप का। माँ बाप ने बस पैदा करके छोड़ दिया हमें घर के नौकरों के हाथों में। हम हैं अनाथ, हमारे खुद के परिवार की होते हुए भी है हम अनाथ। अब आप हमारा और मुंह मत खुलवाए और चले जाए आप सब यहाँ से। दोबारा मेरी फैमिली से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। राम के इतने कड़वे शब्द सुनकर रघुवंशी परिवार का सर झुक जाता है और वो सब चुपचाप वहां से चले जाते हैं। राम रेयांश को सिया की गोद में देकर बाहर निकल जाता है। राम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, आखिर उसके ही अपने परिवार वालों ने उसके साथ गैरों से बुरा सलूक किया था। राम जोर से चीखा, क्यों? आखिर मेरे ही साथ क्यों? आज राम की चीख में इतना दर्द था कि राम को ऐसे देखकर सिया, प्रेम, रोहन, करण और उस छोटे से बच्चे रेयांश की आंखों में भी आंसू थे। रेयांश सिया की गोद से उतरने लगता है तो सिया उसे नीचे उतार देती है। रेयांश भागकर राम के पास जाता है और उसको कसकर गले लगा लेता है और धीरे से कहता है अंडस्को डोंट क्राई डैड, मैं हूं ना आपके साथ, हमेशा रहूंगा और मम्मा भी तो है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, बस मम्मा से थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं मम्मा को आपसे थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ।
रेयांश की बातें राम के लिए दवा का काम कर रही थी। राम धीरे धीरे शांत होने लगा था। रेयांश अभी भी राम को गले लगाए हुए था। वो जानता था कि आज उसके डैड फिर से एक बार टूट गए हैं और उसे ही उन्हें संभालना होगा। सिया भी राम के पास आकर उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है अंडस्को राम कोई रहे या ना रहे आपके साथ, पर यह आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि आप में ही तो मेरी जान बसती है। कोई अपनी जान से कैसे अलग हो सकता है। रेयांश और सिया की बातों से राम पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसके दिल में उठ रहा दर्द भी अब कम हो गया था। राम ने सिया और रेयांश को पकड़ लिया जो इतने देर से उसे लगाए हुए थे। तभी वहां करण प्रेम रोहन आ जाते हैं और कहते हैं अंडस्को अरे भाई हम भी लाइन में खड़े हैं, कोई हमें तो मौका दे। करण की बात सुनकर राम सिया और रेयांश से अलग होता था और करण प्रेम रोहन तीनों को कसकर गले लगा लेता है। करण कहता है अंडस्को वी आर फैमिली। करण की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। आज राम को अपने दर्द की दवा मिल गई थी। उसका ये छोटा सा परिवार जो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सबके प्यार को देखकर राम के दिल का दर्द बिल्कुल ही कम हो गया था। एपिसोड 47। कुछ महीने यूं ही निकल जाते हैं। अब सिया भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। रेयांश भी स्कूल जाने लगा था। राम और सिया का रिश्ता भी एक मुकाम पर पहुंच गया था जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। सिया ने हॉस्पिटल भी जाना शुरू कर दिया था। राम और रेयांश प्रेम सिया की सारी बातें मानते हैं, जैसे घर में बस सिया का ही राज चलता हो। करण और पूजा भी उनकी इस प्यारी सी फैमिली में शामिल हो गए थे। राम ने सिया को उस रात की पूरी सच्चाई भी बता दी थी। सिया को ये जानकर बहुत खुशी हुई थी। उसने वो रात राम के साथ बिताई थी। और रेयांश उसका अपना बेटा है। कहते हैं कि जब हम लोग अच्छा काम करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा करते हैं। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देते हैं। वही राम और सिया के साथ भी हुआ है। राम और सिया ने मिलकर रेयांश को भी बता दिया था कि सिया ही उसकी असली माँ है, जिसे जानकर रेयांश भी काफी खुश था। अब राम के घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही थी। आज रेयांश का बर्थडे है और राम ने बहुत बड़ी पार्टी दी है। आज वो ऑफिशियली मिसेज सिया राम रघुवंशी से सबको मिलवाना चाहता है। प्रेम और करण सुबह से ही पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं। राम ने नैना को भी बुला लिया है पार्टी की तैयारी करने को और सिया को भी रेडी करने के लिए। राम रघुवंशी फैमिली को बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिया के कहने पर उसने उन सबको भी बुला लिया था। पूजा और सिया खाने की सारी तैयारियां देख रही थी। सुमन और नैना घर की सजावट करवा रही थी। तभी बाहर से आते हुए प्रेम से नैना टकरा गई और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर गए। प्रेम गुस्से से अंडस्को ये छिपकली अंधी हो क्या, हर बार मैं ही दिखता हूँ तुम्हें टकराने के लिए। प्रेम के भड़कने से नैना को भी गुस्सा आ जाता है और वो प्रेम का कलर पकड़कर कहती है अंडस्को हेलो चश्मिश अंधी में नहीं तुम हो। ये चश्मा तुमने लगाया है, मैंने नहीं। अपने इस चश्मे का नो बढ़वाओ, तब जाकर तुम्हें दिखाई देगा। नैना की बात से प्रेम को गुस्सा आ जाता है और वो नैना को धक्का दे देता है, जिससे नैना प्रेम के साइड पर गिर जाती है। प्रेम गुस्से से जाते हुए कहता है अंडस्को दूर रहना मुझसे, समझी तुम, और चला जाता है। नैना हैरानी से प्रेम को जाता हुआ देख रही थी। सुमन नैना के सामने अपना हाथ बढ़ाकर कहती है अंडस्को चलो उठो, इस तरह तो तुम उसे नहीं पटा पाओगी। नैना हैरानी से अंडस्को नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुमन नैना की बात सुनकर कहती है अंडस्को उसका तुम्हें गुस्से से छोड़कर चले जाना और तुम्हारा उदास होना मैडम यही साबित करता है कि आप पड़ चुकी है उनके प्यार में। सुमन की बात सुनकर नैना शर्म से अपना सर झुका लेती है। सुमन नैना को ऐसे शर्माते हुए देखकर मुस्कुराती है और कहती है अंडस्को मैडम हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में हमें तुम अपनी फ्रेंडशिप दे सकती हो। सुमन की बात सुनकर नैना खुश होते हुए हाँ कहती है। उसके बाद दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। प्रेम बड़बड़ाते हुए किचन में सिया के पास पहुंचता है और एक साइड दीवार से टेक लेकर कहता है अंडस्को भाभी माँ क्या मैं आपको चश्मिश लगता हूँ। प्रेम की बात सुनकर सिया हैरानी से प्रेम को देखने लगती है और कहती है अंडस्को नहीं देवर जी ये आपसे किसने कहा। प्रेम गुस्से से कहता है अंडस्को उस छिपकली ने कहा है, उसे लगता है कि मैं चश्मिश हूँ। सिया प्रेम की तरफ मुड़कर कहती है अंडस्को अच्छा तो ये बात है, वैसे क्या वो लड़की छिपकली जैसी दिखती है। सिया की बात सुनकर प्रेम कहता है अंडस्को नहीं। तो सिया कहती है अंडस्को फिर कैसी दिखती है। प्रेम अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है अंडस्को भाभी वो थोड़ी पतली है, लंबे बाल है, उसकी छोटी छोटी आंखें हैं जो गुस्से से बड़ी हो जाती है, और पतले से होठ है। सिया और पूजा शौक थी कि प्रेम किसी लड़की को ऐसे डिस्क्राइब कर रहा था। सिया मुस्कुराते हुए प्रेम से कहती है अंडस्को देवर जी अगर आपको लगता है कि आपको उससे परेशानी है तो आप उससे दोस्ती कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रेम कहता है अंडस्को सच्ची भाभी माँ दोस्ती करने से वो मुझे चिढ़ाना बंद कर देगी।
पूजा कहती है अंडस को, हाँ बिल्कुल प्रेम भाई, आप पहले कोशिश तो करो। प्रेम कहता है अंडस को, ठीक है भाभी माँ, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर प्रेम चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद पूजा सिया से कहती है अंडस को, क्या लगता है तुझे सिया, हमें हमारी देवरानी मिल गई क्या? पूजा की बात पर सिया मुस्कुराते हुए कहती है अंडस को, हाथ दी लगता तो यही है, बस पता लगाना है कि कौन है वो। उसके बाद दोनों ही काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेयांश किचन में आकर कहता है अंडस को, मम्मा डैड बुला रहे हैं आपको। सिया कहती है अंडस को, ओह बेटा। पूजा कहती है अंडस को, जाए बहना जी, पति जी का बुलावा आया है। पूजा की बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। सिया किचन से निकलकर हॉल से होकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। जैसे ही सिया 5वीं सीढ़ी पर पहुंचती है, सिया को अचानक चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। सिया सीढ़ियों से लुढ़ककर नीचे जमीन पर आ गिरती है। उसे ऐसे गिरते हुए देखकर रेयांश जोर से चीखता है अंडस को, मम्मा। रेयांश की चीख सुनकर सब बाहर आते हैं और सिया की ऐसी हालत देखकर सब घबरा जाते हैं। राम भी अपने रूम से निकलकर बाहर आता है और सिया को जमीन में पड़ा हुआ देखकर राम बहुत डर जाता है और जल्दी से नीचे की ओर भागता है। सब लोग सिया के पास भागते हैं। राम सिया के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है पर सिया नहीं उठती है। राम जल्दी से सिया को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाने लगता है और प्रेम से कहता है अंडस को, प्रेम डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। प्रेम अपना सर हिलाकर डॉक्टर को कॉल करने लगता है। राम का रूम। राम सिया को बेड में लेटाकर उसके पास बैठ जाता है और रेयांश भी सिया के पास ही बैठ जाता है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से सिया के माथे पर चोट भी लग गई थी, जिससे खून निकल रहा था। राम ने सिया के माथे पर अपनी रुमाल बांध दी थी। जहां थोड़ी देर पहले तक खुशियां मनाई जा रही थी, वही मातम का माहौल हो गया था। सबको सिया की फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद प्रेम डॉक्टर को लेकर राम के रूम में आता है। डॉक्टर जल्दी से सिया को चेक करने लगती है और कहती है अंडस को, प्लीज क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? राम तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन प्रेम किसी तरह उसे मना कर बाहर लाया, मगर रेयांश अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वो वैसे ही सिया के पास बैठा रहा। डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा उसे और सिया का चेकअप करने लगती है। वही बाहर प्रेम सबके बीच से निकलकर मंदिर में आ जाता है और भगवान के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। नैना ने प्रेम को जाते हुए देख लिया था, तो वो भी प्रेम के पीछे चली जाती है और प्रेम को भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए देख नैना हैरान थी। प्रेम की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सिया की सलामती की दुआ मांग रहा था। नैना को प्रेम का ये एक अलग रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही थी और प्यार भी आ रहा था। नैना प्रेम को देखकर खुद से अंडस को, प्रेम आपके ऐसी इनोसेंट बिहेवियर की वजह से मुझे आपसे प्यार हो गया है। पता नहीं जब आपको पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करोगे, पर मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। वही दूसरी तरफ डॉक्टर ने सिया को अच्छे से चेक कर लिया और सिया की सर पर पट्टी भी कर दी थी। प्रेम भी वापस आ गया था और नैना भी। अब सबको बस डॉक्टर के बाहर आने का ही वेट था। राम तो परेशानी में न जाने कितने ही चक्कर लगा चुका था। उसकी टेंशन से जान ही जा रही थी। करण राम के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स होने का कहता है। तभी डॉक्टर बाहर आती है तो सब उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं। सबको ऐसे देखकर डॉक्टर थोड़ा हैरान थी, मगर सबके चेहरे की परेशानी देखकर वो समझ गई थी कि अंदर लेटी हुई इंसान इन सबके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए राम से कहती है, अंडस को बधाई हो मिस्टर राम रघुवंशी, आप डेड बनने वाले हैं। जैसे ही सबने सुना तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। प्रेम तो उछलकर राम के गले पर ही लटक गया। सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। वही राम अभी भी सदमे में ही था कि वो फिर से डेड बनने वाला है। डॉक्टर राम से कहती है, अंडस को मिस्टर रघुवंशी। उनकी आवाज सुनकर राम अपने होश में वापस आता है और कहता है, अंडस को जी। जी। डॉक्टर कहती है, अंडस को, देखिए मिस्टर रघुवंशी, आपकी वाइफ अभी बहुत ही ज्यादा वीक है, आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। वैसे वो खुद डॉक्टर है तो उन्हें पता ही होगा कि थोड़ी सी लापरवाही से उनके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। अभी वो 1 महीने की प्रेग्नेंट हैं, इसलिए आपको उनकी बहुत ही ज्यादा केयर करनी होगी। बाकी मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है और दवाएं भी प्रिंस को बता दी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। राम तुरंत ही अंदर जाता है और देखता है कि सिया बेड पर लेटी हुई है और रेयांश सिया के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। एपिसोड 48। राम अंदर आकर सिया के पास बैठ जाता है और उसके माथे को चूम कर कहता है, अंडस को, सिया क्या ये सच है? मैं फिर से डेड बनने वाला हूँ। सिया राम के चेहरे को ध्यान से देख रही थी और कहती है, अंडस को, हाँ राम, आप फिर से डेड बनने वाले हैं। राम सिया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से सिया को अपनी गोद में उठाकर घूमने लगता है। राम चिल्लाकर कहता है, अंडस को, सिया। सिया
थैंक यू सिया, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा ये खुशी देने के लिए। सिया राम से कहती है राम पहले मुझे नीचे उतारिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिया बात सुनकर राम आराम से सिया को बेड पर लेटा देता है और सिया की दोनों गालों पर हाथ रखकर कहता है सिया इस बार मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। प्रिंस के टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी केयर करूंगा। रेयांश अपने डैड के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है और मैं भी, मुझे भी अपने भाई की केयर करनी है। रेयांश की बात सुनकर राम सिया हैरानी से रेयांश को देखने लगे और कहते हैं प्रिंस क्या आपको सिस्टर नहीं चाहिए? तो रेयांश कहता है को चाहिए, पर पहले मुझे भाई चाहिए। सिया कहती है पर क्यों कटिपी, अगर बहन हुई तो आप प्यार नहीं करोगे? रेयांश कहता है नो मम्मा मैं उससे भी प्यार करूंगा, पर पहले मुझे भाई ही चाहिए। राम सिया रेयांश की जिद देखकर हैरान थे। राम कहता है बेटा हम नहीं तय कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की, वो सब तो भगवान के हाथ में है। रेयांश कहता है तो फिर ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भाई ही दे। ये कहकर रेयांश तुरंत ही रूम से बाहर चला जाता है। सिया राम से कहती है अब ये क्या जिद कर ली रेयांश ने, आज से पहले उसने कभी भी कोई जिद नहीं की थी। राम कहता है हाँ सही कह रही हो तुम, कुछ तो बात है जो रेयांश हमसे छुपा रहा है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसे भाई ही क्यों चाहिए। बाहर प्रेम उछल उछल कर सबको बता रहा था कि वो फिर से चाचू बनने वाला है। सब उसकी खुशी देखकर खुश हो रहे थे। नैना प्रेम को पहली बार इतना खुश देख रही थी। सब आज बहुत खुश थी कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, गेस्ट भी आना शुरू हो चुके थे। प्रेम और करण मिलकर सबका स्वागत कर रहे थे। पूजा, सुमन भी पार्टी में आ रहे मेहमानों का स्वागत कर रही थी। तभी खन्ना फैमिली वहां आई। पूजा सुमन जाकर उनके गले लग गई। मिसेज खन्ना ने पूछा राम और सिया कहाँ है? पूजा कहती है मम्मा वो दोनों रेडी हो रहे हैं, आज उनकी ही फैमिली का दिन है। मिस्टर और मिसेज खन्ना मुस्कुरा देते हैं और वो लोग अंदर आकर सबसे मिलते हैं। अब वहाँ रघुवंशी फैमिली भी आ गई। सब उनका भी वेलकम करते हैं। रवि और अनामिका भी आदि के साथ वहाँ आते हैं। वो लोग भी सबसे मिलते हैं। सब राम और सिया के बारे में ही पूछ रहे थे। इधर राम और रेयांश दूसरे रूम में रेडी हो रहे थे और सिया को नैना रेडी कर रही थी। नैना ने सिया की सर की पट्टी हटाकर उसे बैंडेज कर दिया था। सिया ने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी राम और रेयांश वहां आए। दोनों ही सिया को देखकर शॉक हो गए। सिया भी दोनों को देख हैरान थी। राम और रेयांश ने एक ही तरह का 3-पीस सूट पहन रखा था। तीनों की ड्रेस मैच हो रही थी। राम सिया की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है चले मिसेज सिया राम रघुवंशी। राम की बात सुनकर सिया मुस्कुराकर हमें अपना सर हिला देती है। उसके बाद दोनों ही नीचे जाने लगते हैं। नीचे हॉल में सारे मेहमान आ गए थे। तभी करण स्टेज पर जाकर कहता है हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आज आप यहाँ आए। आज जिनके के लिए ये पार्टी रखी गई है, आइए हम सब उनसे मिलते हैं। करण ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहता है ये रहे मिस्टर एंड मिसेज राम रघुवंशी और उनके बेटे रेयांश रघुवंशी। जैसे ही सबने सुना तो सब सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। वहां सीढ़ियों पर राम सिया और रेयांश एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। सिया बीच में थी। राम और रेयांश ने सिया के दोनों हाथ पकड़ कर रखा था। राम और रेयांश सिया को धीरे धीरे नीचे लाने लगते हैं क्योंकि सिया अभी भी बहुत वीक थी। नीचे आकर राम सिया को अपनी गोद में उठाकर सीधे स्टेज पर ले जाता है। राम के इस एक्शन से सब शॉक हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। स्टेज पर लगे सोफे पर राम सिया को आराम से बैठा देता है और करण से माइक लेकर कहता है हेलो एवरीवन, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे अपनी गोद में उठाकर स्टेज तक लेकर आया। राम आगे कहता है आज मेरे बेटे का बर्थडे है, अब वो पूरे 5 साल का हो गया है। प्लीज आप सब उसे आशीर्वाद दे और पार्टी को एंजॉय करे। राम करण को इशारा करता है तो करण तुरंत ही किसी को इशारा करता है। वो आदमी एक बड़ा सा केक लेकर आता है और सिया के सामने रख देता है। राम और सिया रेयांश का हाथ पकड़कर केक काटते हैं। सिया पहले रेयांश को खिलाती है, उसके बाद राम रेयांश को खिलाता है। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। सिया स्टेज पर ही बैठी थी क्योंकि राम नहीं चाहता था कि सिया किसी से भी मिलकर परेशान हो। राम ने नैना को सिया के पास छोड़ रखा था कि सिया को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो दे सके। रेयांश भी सिया के पास सोफे पर ही बैठा था। सब सिया से मिलने आ रहे थे और रेयांश को गिफ्ट दे रहे थे। सिया और रेयांश दोनों ही बोर हो गए थे और दोनों के चेहरे ही लटक गए।
जब राम ने देखा तो उसने प्रेम को कुछ इशारा किया, तो प्रेम ने सारी लाइट ऑफ कर दी, जिससे सब हैरान हो गए कि ये लाइट क्यों ऑफ की गई है। तभी एक लाइट ऑन हुई और सीधे राम पर पड़ी। राम ने अपने हाथ में माइक ले रखा था। उसने सिया और रेयांश की तरफ देखा और फिर गाने लगा, तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। जैसे ही राम ने ये लाइन गाए, सिया तो बस शौक होकर राम को ही देख रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि राम इतना अच्छा गा सकता है। राम सिया के पास एक एक कदम लेते हुए फिर गाता है, ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं, जो तू कर दे इशारा, कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझमें नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमान, महताब तू। ये लाइन गाते हुए राम बिल्कुल सिया के पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगता है। सिया भी राम के प्यार भरे गाने में खो गई थी। राम सिया का हाथ पकड़कर अपने दिल के पास रखता है और फिर से गाता है, ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो ना जीना गवारा। आज राम इस गाने से सिया तक अपनी पूरी फीलिंग पहुंचा रहा था। रेयांश भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था अपने डैड को गाते हुए देखकर। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम सिया की आंखों से आंसू साफ करते हुए गाता है, मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, 100 बातों की एक बात है, मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ये लाइन गाते हुए राम सिया के माथे पर किस कर लेता है। सिया राम के गले लग जाती है और लास्ट की लाइन गाने लगती है, ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। आज राम और सिया के इस प्यार को देखकर सबकी आंखें भीग जाती है। रघुवंशी परिवार आज बहुत खुश था कि राम सिया दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। वही नैना की नजरें बस प्रेम पर ही थी, जो राम और सिया को ही मुस्कुरा कर देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। राम सिया प्रेम और रेयांश को अपने पास बुला लेते हैं। दोनों भाग कर जाते हैं और उन दोनों के गले लग जाते हैं। करण और पूजा भी उन दोनों को गले लगा लेते हैं। अब हो गई थी राम की छोटी सी फैमिली कंप्लीट। नैना उन सबको देखकर सोचती है, अंडस को क्या मुझे इस फैमिली में छोटी सी जगह मिलेगी। मैं प्रेम को अपना प्यार साबित करके रहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। इसके बाद राम सिया को अपने रूम में ले जाता है। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी, सारे मेहमान भी जा चुके थे। प्रेम खाना लेकर राम के रूम में चला जाता है। करण ने भी सबको भेज दिया था। करण नैना को देखकर कहता है, अंडस को नैना तुम भी रुक जाओ, कल एक फैमिली फंक्शन है छोटा सा, वैसे भी पूरी फैमिली रुकी हुई है, तुम भी रुक जाओ, अब इतनी रात में कहाँ जाओगी। नैना करण की बात मानकर रुक जाती है। सुमन नैना को अपने रूम में ले जाती है। आज राम के मेंशन में उनकी सभी फैमिली रुकी हुई थी, क्योंकि उन्हें रोका गया था। सब अपने अपने रूम में जाकर आराम कर रहे थे। राम का रूम। राम अपने हाथों से सिया को खिलाता है, फिर रेयांश को खिलाता है और फिर प्रेम को। सिया तो कभी कभी राम की उंगली ही काट लेती है, जिससे सब हंसने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों भी बारी बारी से राम को खिलाते हैं। जब खाना खत्म हो गया तो राम कुछ कहता, उससे पहले ही रेयांश सिया की दवाएं लेकर बैठ गया और प्रेम सिया के लिए पानी लेकर बैठ गया। राम समझ गया था कि उसका पत्ता कटने वाला है, अगर उसने इन दोनों को यहाँ से नहीं भगाया तो। राम प्रेम और रेयांश से दवा और पानी लेकर कहता है, अंडस को चलो तुम दोनों अब अपने अपने रूम में जाओ। प्रिंस कल आपको स्कूल जाना है और मिस्टर प्रेम कल आपको ऑफिस जाना है। राम की बात सुनकर दोनों राम से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन राम के सीरियस फेस को देखकर दोनों चुपचाप उठकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राम सिया को दवा खिलाता है, फिर पानी देता है। राम सिया के पैरों की मसाज करने लगता है तो सिया उसे रोक कर कहती है, अंडस को राम आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे पाप लगेगा। राम कुछ नहीं कहता है और सिया के पैरों की मसाज करने लगता है। थोड़ी देर बाद राम ने पहले खुद कपड़े चेंज किए, उसके बाद उसने सिया के भी चेंज किए। राम सिया को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है और उसके माथे पर किस करता है। आज सिया काफी थकी हुई थी, इसलिए लेटते ही सो गई। अब आगे क्या राम और सिया की लाइफ में ऐसे खुशियां बनी रहेगी। क्या प्रेम समझेगा नैना के प्यार को। एपिसोड 49। राम और सिया एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। वही रेयांश के रूम में अलग ही जंग चल रही थी। रेयांश और आदि एक दूसरे से गेम के पीछे लड़ रहे थे।
रेयांश कहता है अंडरस्को आदि ये आपने सही नहीं किया। आदि कहता है अंडरस्को प्रिंस आपने भी सही नहीं किया। रेयांश घूरकर आदि को देखता है तो आदि को रेयांश से थोड़ा डर लगने लगता है। आदि बेचारगी से कहता है अंडरस्को अच्छा ठीक है, तुम जीते मैं हारा। चलो अब सो जाते हैं, कल तुम्हारी मॉम को सरप्राइज भी देना है। उसके बाद रेयांश और आदि उसी रूम में साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह राम के घर में सुबह से चहल पहल हो रही थी। कोई किसी काम के लिए चिल्ला रहा था तो कोई दूसरे काम के लिए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सब मैनेज करें। सब अपना अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, अंडरस्को क्या मैं मदद कर दूँ? सब उस तरफ देखते हैं तो अंडरस्को एक लड़का 3-पीस सूट पहन कर खड़ा था। वो राम की उम्र का ही लग रहा था, दिखने में स्मार्ट भी है। जैसे ही सबने देखा तो सब हैरान हो गए। प्रेम तो खुशी से उसके गले ही लग गया और करण ने भी उसे गले लगाया। एक इंसान और था जो उसे ऐसे घूर रहा था कि अगर वो उसे मिल जाए तो वो उसका कचूमर ही बना दे, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी सुमन है। करण उस लड़की से कहता है अंडरस्को ओए हीरो, बुलाया कल था और आज रहा है। लड़का कहता है अंडरस्को क्या करता यार, मेरी फ्लाइट ही डिले हो गई थी इसलिए टाइम पर पहुंच नहीं पाया। वैसे हो क्या रहा है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है? करण कुछ कहता उससे पहले ही सुमन बोलती है अंडरस्को किसी स्पेशल के लिए तैयारियां हो रही है। सुमन करण से कहती है अंडरस्को जीजू कौन है, ये आज से पहले तो नहीं देखा कभी। करण मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्को ये मेरा और राम का बेस्ट फ्रेंड विकास सिंह है और साथ ही एक डॉक्टर भी है। इसने अपनी पढ़ाई लंदन से की है। सुमन मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को तो ये यहाँ क्या करने आए हैं, वही रहते ना लंदन में। सुमन की बात सुनकर करण, प्रेम और विकास हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन तीनों को खुद की तरफ घूरता पाकर सुमन झेप जाती है और अपनी बात संभालते हुए कहती है अंडरस्को अरे मेरा मतलब है कि अचानक यहाँ कैसे? तो करण कहता है अंडरस्को अरे भाई मैंने बुलाया है। करण की बात सुनकर सुमन खुद से कहती है अंडरस्को अच्छा तभी मुझे नहीं बताया, कितने बड़े झूठे हैं, इन्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। विकास कहता है अंडरस्को सुनो सब, मैं जैसा कहता जाता हूँ तुम सब वैसे ही करते जाओ, सारी तैयारियां यूं हो जाएगी। सब विकास की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला देते हैं और जैसे जैसे विकास बताता जाता है वैसे ही सब करते जाते हैं। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। राम का रूम। सिया बार बार नीचे जाने की रट लगा कर बैठी थी। अभी सिया को नीचे नहीं ले जा सकते थे इसलिए राम सिया को समझा समझा कर थक गया था, पर सिया है कि मान ही नहीं रही थी। तभी राम किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद सिया की मासी राम के रूम में आती है और सिया के पास जाकर बैठ जाती है। मिसेज खन्ना सिया से कहती है अंडरस्को सिया क्यों परेशान कर रही हो मेरे दामाद को? एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हें कितनी वीकनेस भी है। ऐसे जिद करोगी तो कैसे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखोगी बोलो? अपनी मासी की बात सुनकर सिया एक छोटे बच्चे की तरह सर झुकाकर बैठ जाती है। मिसेज खन्ना और राम सिया को ऐसे देख मुस्कुराने लगते हैं। मिसेज खन्ना सिया के माथे पर प्यार से किस करके चली जाती है। राम सिया के पास बैठकर कहता है अंडरस्को जान सुनो ना। राम की बात सिया कोई जवाब ही नहीं देती है। राम सिया के पेट पर किस करके कहता है अंडरस्को बेबी लगता है आपकी मम्मा हमसे नाराज है, प्लीज आप उन्हें मना दो, बोल दो डैड मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। राम की बात सुनकर सिया मुस्कुराने लगती है। राम सिया के होठों को किस करने लगता है। सिया राम को बिल्कुल भी नहीं रोकती है। वो खुद चाहती थी कि राम उसे प्यार करे। सिया को बस राम का प्यार ही तो चाहिए था। शाम का समय, सारी तैयारियां हो गई थी। घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। राम ने सिया की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। राम सिया को अपनी गोद में उठाकर नीचे लेकर आता है और धीरे से सिया की आंख से पट्टी हटा देता है। सिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने देखने लगती है। सामने देखकर सिया को आंखें बड़ी हो जाती है और वो चारों तरफ देखने लगती है। अब तो सिया और ज्यादा हैरान थी क्योंकि घर को किसी टॉय हाउस की तरह सजाया गया था। सिया बहुत खुश हुई और राम के गले लग गई। सिया को बारी बारी से सबने बधाई दी। रघुवंशी परिवार आज बहुत खुश था कि उनके परिवार में दूसरा बच्चा आने वाला है। तभी सिया की नज़र विकास पर गई तो वो शौक होकर बस विकास को ही देख रही थी और उधर विकास न जाने कब से बस सिया को ही देख रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसे सिया मिलेगी। सिया को भी उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन उसे विकास से सामना करना पड़ेगा। राम विकास से गले मिलता है और कहता है अंडरस्को चल तुझे तेरी भाभी से मिलवाओ। राम विकास को सिया के पास लेकर आता है और कहता है अंडरस्को सिया ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त विकास है और इसने भी अपनी पढ़ाई लंदन से की है।
विकास और सिया एक दूसरे से अनजान बनते हुए हाय बोलते हैं। एपिसोड 50। सिया विकास की तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए रेयांश के पास चली जाती है। सिया को यूं विकास को इग्नोर करके जाना राम को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उसने विकास से कहा अंडरस्को सॉरी यार, वो सिया को प्रिंस से ज्यादा प्यार है ना, तो वो उसके बिना नहीं रह पाती है, इसलिए उसके पास चली गई। राम की बात सुनकर विकास कुछ नहीं कहता है, बस एक स्माइल कर देता है। विकास अपने मन में अंडरस्को मैं जानता हूँ सिया, तुम आज तक मुझे माफ नहीं कर पाए हो, आखिर गलती भी तो मेरी ही थी, इसलिए मुझे इग्नोर करके चली गई हो। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे और राम के रिश्ते के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। सब सिया और राम को एक साथ सोफे पर बैठाते हैं और कोमल जी दोनों की आरती उतार कर उनकी नज़र उतारती हैं। उसके बाद सब उन्हें गिफ्ट देते हैं। रेयांश अपनी एक बहुत ही प्यारी फोटो लेकर आता है और सिया को देकर कहता है अंडरस्को मम्मा, मैंने सुना है कि आप जो भी फोटो रोज देखोगी वैसा ही बेबी होगा, इसलिए आप रोज मेरी फोटो देखना, तो मेरा भाई बिल्कुल मेरे जैसा होगा। रेयांश की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। राम के डैड कहते हैं अंडरस्को क्यों बेटा, आपको भाई ही क्यों चाहिए, शायद लड़की हुई तो। रेयांश उनकी बात सुनकर गुस्से से कहता है अंडरस्को मेरा भाई ही आएगा, आप सब देखना, और फिर सिया के पेट पर हाथ रखकर कहता है अंडरस्को है ना मेरे प्यारे भाई। रेयांश की बात सुनकर सिया और राम एक दूसरे को देखने लगते हैं। राम अपनी पलकें झपका कर सिया को शांत रहने का इशारा करता है, जिससे सिया शांत हो जाती है। सिया प्यार से रेयांश के दोनों गालों पर किस करके कहती है अंडरस्को हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल आपके जैसा हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई एक जैसे हो। सिया की बात सुनकर रेयांश सिया को गले लगा लेता है। प्रेम सिया को सिया की फोटो देकर कहता है अंडरस्को भाभी माँ बच्चा लड़का हो या लड़की मुझसे उससे मतलब नहीं है, मैं दोनों को ही बराबर प्यार करूँगा, बस वो बिल्कुल आप जैसा हो, प्यारा और बहुत प्यारा। प्रेम की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं तो वही रघुवंशी परिवार का चेहरा बन जाता है। लेकिन राम की पिछली बातें सुनकर वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। थोड़ी देर सब ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं। उसके बाद सब खाना खाने बैठ जाते हैं। विकास सिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिया उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वही सुमन भी विकास से बात करने की कोशिश करती, लेकिन विकास का पूरा ध्यान सिया पर ही था, इसलिए वो सुमन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। खाना खाकर सब थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। सिया को चक्कर आने लगते हैं तो राम उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर चला जाता है। राम के जाने के बाद सब लोग भी धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगते हैं। अब वहाँ सिर्फ प्रेम, नैना और सुमन विकास थे। प्रेम और विकास दोनों आपस में बात कर रहे थे और वो दोनों लड़कियां उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। वो उन दोनों की बातें खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जब सुमन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठी और उन दोनों के पास जाकर विकास का हाथ पकड़कर उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। प्रेम और विकास हैरानी से बस सुमन को ही देख रहे थे। सुमन और विकास के जाने के बाद नैना प्रेम के पास आकर कहती है अंडरस्को वो सर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रेम को लगा कि नैना को ऑफिस से रिलेटेड कोई बात करनी है, तो वो कहता है अंडरस्को हाँ बोलो क्या बात करनी है, क्या ऑफिस का कोई काम है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत से अच्छे से समझाता हूँ, तभी तो सब लोग ऑफिस में मुझसे ही पूछते हैं। प्रेम को खुशी खुशी अपनी तारीफ कर रहा था और नैना उसकी बातों से चिढ़ रही थी। नैना गुस्से से चिल्लाकर कहती है अंडरस्को चुप, एकदम चुप, बहुत सुन ली आपकी बकवास। नैना के इस तरह से चिल्लाने से प्रेम उछलकर सोफे से चिपक जाता है और डरी हुई नजरों से नैना को देखने लगता है। नैना गुस्से से कहती है अंडरस्को आप सच में भोले हैं या सिर्फ बनते ही है? आपको पता नहीं है क्या कि वो लड़कियां आप पर चांस मार रही थी और आपसे चिपकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको क्या, आप तो अपने में ही मस्त रहते हो। अब अगर मैंने आपको किसी भी लड़की के साथ देखा न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर नैना गुस्से से पैर पटक कर चली जाती है। नैना के जाते ही प्रेम अपने सीने पर हाथ रख कर कहता है अंडरस्को OMG आज तो बच गया मैं, वरना ये काली माता मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन ये गुस्सा किस बात पर थी? चलो मुझे क्या, मैं जाता हूँ सोने। ये कहकर प्रेम भी अपने रूम में चला जाता है। वही सुमन विकास को बाहर गार्डन में लेकर आती है और अपने हाथ बांधकर विकास को घूर कर देखने लगती है, तो विकास अपने सर पर हाथ फेर कर कहता है अंडरस्को सॉरी न जान, बताना तो चाहता था लेकिन फिर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया। सुमन घूर कर विकास को देखती है और कहती है अंडरस्को तुम जानते हो विकास कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम जब से आए हो मुझे इग्नोर ही करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा पूरा ध्यान सिया पर ही था, क्या अब भी तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते हो? सुमन की बात सुनकर विकास अपना सर झुका लेता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है।
विकास का चुप रहना सुमन को बहुत बुरा लगता है और कहती है अंडरस्कोर शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी है, तभी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और शायद प्यार भी नहीं है। इतना कहकर सुमन जाने लगती है तो विकास तुरंत ही सुमन का हाथ पकड़कर कहता है अंडरस्कोर नहीं सुमो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ हो। लेकिन सिया, इतना बोलकर विकास चुप हो जाता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है चलो बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। विकास और सुमन गार्डन में लगी एक चेयर पर बैठ जाते हैं। विकास कहता है अंडरस्कोर सुमो, मैं, राम, करण, प्रेम एक साथ ही 12 पास किया। उसके बाद हम सब अलग हो गए। मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की और डॉक्टर बना। मैं एक सीनियर डॉक्टर था और सिया मेरी स्टूडेंट थी। हमारी पहली मुलाकात ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। फ्लैशबैक, सिया लंदन में अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ही वो विकास से टकरा गई और उसने उसको खूब सुनाया, फिर अपने क्लास में चली गई। विकास तो हैरान होकर जाती हुई सिया को ही देख रहा था। फिर वो अपना सर झटक कर क्लासरूम में आ गया लेक्चर लेने। सिया तो विकास को देखकर शॉक थी, लेकिन जब उसे विकास ने कुछ नहीं कहा तब जाकर वो रिलैक्स हुई। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। सिया की मस्ती भरी हरकतों को देखकर विकास सिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एक दिन उसने सिया को प्रपोज कर दिया, लेकिन सिया ने उसे साफ मना कर दिया। इस बात को विकास ने खुद के ईगो पर ले ली और एक दिन उसने मौका पाकर सिया को एक रूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो भी उस रूम में चला गया और सिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे विकास को समझ आया कि अभी वो क्या गलती करने जा रहा था। सिया विकास को कहती है अंडरस्कोर तुम मुझे जो अपनी मोहब्बत समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा सिर्फ अट्रैक्शन हूँ। आज तुमने जो गिरी हुई हरकत की है ना, उसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसके बाद सिया वहां से चली जाती है। विकास वही अपने घुटने के बल बैठ जाता है और रोने लगता है कि आज उसने अपने प्यार को ही गंदा कर दिया। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी कि आखिर वो ऐसी लगती कैसे कर सकता है। उसके बाद विकास ने बहुत बार सिया से माफी मांगी, लेकिन सिया ने उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया। फ्लैशबैक एंड विकास की सारी बातें सुनकर तो सुमन को चक्कर ही आने लगे थे। सुमन गुस्से से खड़े होकर कहती है अंडरस्कोर तो वो तुम थे जिसने मेरी सिया को परेशान को किया था। अरे मैं तो उसी टाइम आकर तुम्हारी चटनी बना देती, लेकिन मुझे सिया ने रोक लिया। सुमन की बात सुनकर विकास कहता है अंडरस्कोर सुमो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसलिए ही तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बार बस मुझे सिया माफ कर दे तो मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूँ। विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन उन आंसुओं को पोंछकर कहती है अंडरस्कोर सिया को मनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आफ्टर ऑल तुम सिया के जीजा जी जो हो। सुमन की बात सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि कोई और भी है जो उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था।